क्या नागपुर में जो हिंसा भड़की, जो नागपुर में हुआ, उसके लिए बॉलीवुड की एक फिल्म विकी कौशल स्टारर छावा है? क्या एक सिनेमा इतना प्रभाव लोगों पर रख सकता है कि उसको ले करके लोग या तो इतने प्रभावित हो जाएं कि वो कुछ समाज में बदलाव ले आएं, या इतने प्रभावित हो जाएं कि वो उग्र हो जाएं? क्या सिनेमा इस तरीके का इफेक्ट समाज में रखती है? इसको लेकर के कई शोध भी हो चुके हैं, कई बातें हो चुकी हैं, और ये अपने आप में आप ये समझिए कि एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि सिनेमा एक बहुत धारदार और पावरफुल हथियार होता है समाज में कुछ भी करने को लेकर के। फिर आप एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं, आप जन को जागरूक भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसका प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल भी कोई नई बात नहीं है, दशकों से सदियों से होता आ रहा है, और इसके अलग अलग प्रमाण इतिहास में आप जाएंगे तो आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन अगर हम वापस इस मुद्दे पर आएं तो क्या एक फिल्म ने एक ऐसा माहौल इकट्ठा किया या एक ऐसा माहौल खड़ा किया जिसकी वजह से नागपुर की घटना हुई? ये मामला, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब चर्चा का विषय बन गया है। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद ऐसी बात करते हुए दिखते हैं, उनके बयान अब सामने आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये खबर देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई ये खबर। इसका हेडलाइन है, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस लिंक्स द नागपुर वायलेंस विद विकी कौशल्स छावा, और फिर वो कहते हैं इट इग्नाइटेड पीपल्स एंगर अगेंस्ट औरंगजेब। डिटेल में अगर आप जाएंगे तो मैं उनका पूरा बयान पढ़ देता हूं। वो कहते हैं छावा हैज़ इग्नाइटेड पीपल्स एंगर अगेंस्ट औरंगजेब। छावा जो फिल्म है उसने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है औरंगजेब के खिलाफ। स्टिल एवरीवन मस्ट कीप महाराष्ट्र पीसफुल, फडणवीस ने ये बोला, और ख़ास तौर से ये नागपुर में जो हिंसा हुई है उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात बोली है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पीटीआई के हवाले से एक खबर ये दी गई है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी इस पर बोला, और वो कहते हैं सच अ ब्रूटल इंसिडेंट हैज नेवर अकर्ड बिफोर, द प्रोटेस्टर्स आर फाइटिंग फॉर द प्राइड ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, दोज हु सपोर्ट औरंगजेब शुड रीड हिस्ट्री एंड वॉच द मूवी छावा। अब छावा फिल्म 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी और ये एक मैसिव कमर्शियल सक्सेस रही है। बॉलीवुड एक ऐसे वक्त में जो एकदम पिटी हुई फिल्में बना रहा है, जो खुद ही अपनी फिल्में चला नहीं पा रहा है, बॉलीवुड में एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे हैं कि फिल्म का रिव्यू का स्कैम, सिनेमा हॉल को भर लेने का स्कैम, इस तरीके के तमाम स्कैम्स जो सामने आ रहे हैं, रिव्यूज़ के लिए पूरा एक रेट कार्ड तैयार होता है। इस सब के बीच में छावा जैसी फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस हुई जिसने 500 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें विक्की कौशल ने ये रोल प्ले किया था। और इस फिल्म मैंने क्योंकि देखी नहीं है तो मैं अपने आप को सक्षम नहीं पाता हूं कि मैं फिल्म में क्या था और क्या नहीं था उस पर टिप्पणी करूं। ना ही मैं अपने आप को इतना सक्षम पाता हूं कि मैं इतिहास में क्या हुआ था उसके बारे में बताऊं। इतिहासकारों पर छोड़ते हैं, और जो लोग इच्छुक हैं जानने के लिए वो इतिहास पढ़ सकते हैं। बात यहां सिनेमा की हो रही है कि क्या सिनेमा इस तरीके का प्रभाव लोगों पर कर सकता है कि वो फिल्म देख करके इतने उग्र हो जाएं, उनमें ऐसी चिंगारी जगे कि उसके बाद लोग उग्र होकर के हिंसक हो जाएं। राजनेताओं का यह मानना है कि लोगों का गुस्सा इस फिल्म से जरूर भड़का, हालांकि वो बतौर चीफ मिनिस्टर बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि लोगों को अपना संयम बना करके रखना चाहिए। बयान में एक बार देवेंद्र फडणवीस का फिर से पढ़ दूं, स्टिल एवरीवन मस्ट कीप महाराष्ट्र पीसफुल। अब सिनेमा क्या करता है, इसको लेकर के दो राइटअप्स हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालांकि इस पर लिखा बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन अभी एक पॉइंट रखने के लिए ये दो आर्टिकल्स आपके सामने। सबसे पहला है द हिंदू अखबार का 7 अक्टूबर 2023 का एक आर्टिकल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फिल्म क्रिटिक इवान डिसिल्वा, वो सिनेयान फिल्म फेस्टिवल कलबुर्गी में जो हुआ उसमें वो अपनी एक स्पीच दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सिनेमा इज अ पावरफुल टूल फॉर सेंसिटाइजिंग पीपल एंड मेकिंग देम अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज। उसके बाद वो जो कोट देते हैं आप वो सुनिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप समाज में श्याम बेनेगल की फिल्म
ला करके जो अमूल कोऑपरेटिव पर जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, वो कैसे समाज में बदलाव आ रहा था, वो ऐसी फिल्म बना करके लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। और साथ साथ आप प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना करके भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं एक कोट पढ़ूं, आपको बस एक छोटी सी चीज बता दूं। एक सिनेमा जब बनता है तो वो अभी भी सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। मास कम्युनिकेशन का आप कोई भी कोर्स पढ़ेंगे, चाहे जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन का कोई भी कोर्स, उसमें यही बताया जाता है कि मास कम्युनिकेशन के माध्यम अखबार हैं, रेडियो है, टीवी है और अब इंटरनेट है, लेकिन सबसे प्रभावशाली और सबसे पावरफुल टूल वो होता है सिनेमा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो स्क्रीन का साइज बड़ा है। 3 घंटे तक आप लोगों को, आपके पास एक कैप्टिव ऑडियंस होती है, तो उसमें अगर आपकी कहानी जोरदार होगी तो आप लोगों को के दिमाग में वो बात फिट कर सकते हैं जो बात आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन सिनेमा प्रोपेगेंडा और समाज में बदलाव के अलावा एक एंटरटेनमेंट का भी साधन है। और फिल्में जब बनती हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य कमर्शियल सक्सेस और एंटरटेन करना है। जब छावा फिल्म ने 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बनी हुई फिल्म थी, जिसका मकसद एंटरटेन करना था और उसके साथ साथ जो वो बताना चाहती है फिल्म, वो लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास था। अब जब फिल्में बनती हैं तो उसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी ली जाती है, उसमें तमाम बातें अपने तरीके से कही जाती हैं ताकि कहानी और कन्विंसिंग लगे। क्या वो कहानी हमेशा या पूरी तरीके से सच हो या ना हो, ये इसका हम कुछ नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर, जैसे कि आप रामायण सीरियल के बारे में तो जानते ही हैं। रामायण सीरियल जब हिंदुस्तान के टेलीविजन सेट्स पर आता था तो बहुत लंबे समय तक अभी भी अरुण गोविल को बहुत सारे लोग प्रभु राम की तरह ही देखते हैं। यहां तक कि वो कई बार खुद भी कह चुके हैं कि लोग उन्हीं को राम समझने लगते हैं और हाथ जोड़ करके उनका पैर छूने लगते हैं। इस तरीके का प्रभाव सिनेमा और कैमरे पर जो चीज कैद हो जाती है वो लोगों पर इंपैक्ट देती है। डिसिल्वा जी के बयान पर वापस आते हैं कि किस तरीके से सिनेमा का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए भी किया जाता है। इवान डिसिल्वा जी कहते हैं, जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर हैड रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिनेमा इन मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर को यह एहसास हो गया था कि कितना जरूरी है सिनेमा अगर आपको जनमत को प्रभावित करना है। ही वॉज द वन हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूज सिनेमा एज अ पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल। एडोल्फ हिटलर ने पहली बार सिनेमा को एक प्रोपेगेंडा के हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। आफ्टर हिटलर, द कम्युनिस्ट फ्रॉम रशिया रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ सिनेमा एंड यूज्ड इट फॉर पॉलिटिसाइजिंग द पीपल एट लार्ज। हिटलर के बाद जो कम्युनिस्ट थे रूस के, उनको भी एहसास हुआ कि सिनेमा का इस्तेमाल किया जाता है अपने पॉलिटिकल जो भी आप बयान देना चाहते हैं या जो भी आप संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो लोगों तक और बहुत सारे जनमानस तक वो बात पहुंचाने में। Unfortunately, the social activists who work hard for the transformation of the society for the better have not yet realized the potential of this। कि जो सही में ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं वो शायद पूरी तरीके से ये इस हथियार का इस्तेमाल करना अभी नहीं जानते हैं। इसके पीछे एक वजह भी है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तभी आप सिनेमा बना सकते हैं, और ये हमेशा जो लोग पावरफुल होते हैं उन्हीं के पास पैसा होता है। तो सिनेमा का इस्तेमाल भी प्रोपेगेंडा के लिए वही लोग कर सकते हैं। नवजीवन एक वेबसाइट पर भारत डोगरा जी का एक लेख है जिसमें वो लिखते हैं, सामाजिक बदलाव में सिनेमा की एक बड़ी भूमिका हिंदुस्तान में भी रही है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कई फिल्मकारों का योगदान इसमें अमर है। और उसमें गरम हवा, मदर इंडिया, इस तरीके की फिल्मों का भी उल्लेख है कि एक वक्त में हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल होता था, अपना बात समाज में बदलाव के लिए इस्तेमाल होता था। 2014 से 2025 के बीच में ये आरोप कह लीजिए या ये बात कह लीजिए, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार जिस पक्ष में विश्वास रखती है उससे मेल खाता हुआ सिनेमा भी बना है। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, केरला स्टोरी बनी है, कश्मीर फाइल्स बनी है, इसके अलावा छावा बनी, साबरमती रिपोर्ट बनी और भी तमाम फिल्में थी। प्रोपेगेंडा
सिनेमा में प्रोपेगेंडा करना यह अपने आप में अपराध नहीं है, और फिल्मों को ब्लेम करना कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक आलोचना हो सकती है, लेकिन ये आलोचना बहुत आगे नहीं जाएगी। उसका कारण ये है कि सिनेमा अगर कुछ मानकों का ध्यान रख रहा है तो वो क्रिएटिव लिबर्टी भी लेता है और हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। इसी लिहाज में अपना प्रोपेगेंडा करने का भी हक है। कैंसिल किसी चीज को नहीं करना चाहिए। एक सभ्य समाज में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वजह से अगर हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा फिल्म्स भी बन रही हैं तो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाना भी उन प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, चाहे दबाव में किया हो या अपने आप किया हो, उनका हक है। सर्टिफिकेट पा करके वो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। लोगों के ऊपर है कि वो प्रोपेगेंडा में विश्वास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा ये प्रोपेगेंडा करने का हक सिनेमा में हर किसी को उपलब्ध है। हर कोई फिल्म बना सकता है। तो मसलन एक फिल्म अगर बनी है जो एक छवि प्रस्तुत कर रही है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है कि आप जो अपना वर्जन देना चाहते हैं उस पर भी कुछ सिनेमा बना लें। अगर वो सिनेमा अच्छा होगा, लोगों को अपील करेगा, तो लोग उसको देखेंगे। तो सिनेमा का आलम ये है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो छावा फिल्म बन जाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। उसको लेकर के रिएक्शन जो हो रहा है, ये रिएक्शन क्या राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म आने के बाद लिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो सिनेमा को वास्तविकता में जो हो रहा है उससे साथ में तो देखा ही जा रहा है, लेकिन उसको अलहदा करके, उसको अलग करके भी देखना बहुत जरूरी है। जब फिल्म के बाद एक इस तरीके का माहौल बना तो क्या राजनीतिक रूप से ये एक जरूरत महसूस हुई कि ये मुद्दा अच्छा है, इस पर राजनीति भी हो सकती है और उस तरीके से राजनीति की जाए। एक एपिसोड हम अभी कुछ समय पहले आपके लिए लेकर के आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे एक नफरती प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें यूपी की एक राइट विंग आउटफिट कह रही है कि 21 लाख रुपए देंगे जो औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकेगा। इसके अलावा बीजेपी के मंत्री नितेश राणे जो पुणे में ये याद दिला रहे हैं कि याद करो बाबरी मस्जिद किस तरीके से ढहाई गई थी और आप अपना काम कीजिए, सरकार अपना काम करेगी। ये भाषण और ये बातें इस तरीके से बोली गई हैं जो फिल्म का आड़ लेकर के, फिल्म का सहारा लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरफ क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर मुख्यमंत्री खुद बैठे हैं, वो इस चीज को कबूल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये सच्चाई है। लेकिन उसके अलावा आप इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि वो स्थिति हाथ से बाहर ना निकले, ये सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए होगी। लेकिन क्या वो भूमिका निभा रहे हैं, उस पर भी अब शक और सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहली बात, जब सातारा के एमपी जो वंशज हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, उन्होंने ये कहा कि ये कब्र हटा देनी चाहिए, तो देवेंद्र फडणवीस ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन वो एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है तो हमें कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी कि एक मत आपने अपने लेवल पर रखा। जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है मुख्यमंत्री होने की, उनके ऊपर ये बंदिश नहीं है कि वो किस तरीके से सोचें, और वो अपने बयानों में उग्र हो रहे हैं, जैसे कि बीजेपी के मंत्री हुए नितेश राणे, जैसे कि ये यूपी की राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हुई, जैसे कि और लोग हो रहे हैं, और जिसकी वजह से अब खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि हिंसा भड़की है नागपुर में। अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए, क्योंकि सिनेमा बनाने वाले तो अपना सिनेमा बना करके और पैसा पीट भी गए, उनको फायदा भी हो गया। उन्होंने जन चेतना के लिए जो किया हो सो किया हो, वो एक कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए भी एक फिल्म बनी, कमर्शियल इंटरेस्ट पूरे हो गए और प्रोड्यूसर भी खुश, डायरेक्टर भी खुश, एक्टर भी खुश कि बहुत सक्सेस उनको मिली। इस फिल्म से जन चेतना हुई है या इस फिल्म से प्रोपेगेंडा हुआ है? और क्या वो प्रोपेगेंडा करना अपने आप में गलत है? जैसे कि हमने आपको बताया, इनमें से कोई भी चीजें कानूनन अपराध नहीं है। आप फिल्में बना सकते हैं और इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई फिल्म 500 करोड़ रुपए प्रोपेगेंडा करके कमा रही है तो यह अपराध नहीं है। लेकिन फिर उसका जो परिणाम हो रहा है और फिर उसको ले करके नफरती प्रयोग जो हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी जो सत्ता में है उनकी होगी, पूरी तरीके से होगी। यह मुद्दा एक लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा है।
ये कह देना कि लोग उग्र हो गए और उनको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और लोग भड़क गए, ये अगर मुख्यमंत्री खुद कहते हैं तो ये उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बन सकता। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा बयान ना दिया जाए कि माहौल खराब हो। लेकिन एक तरफ तो आप सत्ता पर बैठ करके कहते हैं कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद आप और आपके नीचे जितने लोग हैं वो लगातार इस तरीके की बातें करते हैं और वो भड़काऊ बात होती रहती है जिससे हवा लगती रहती है एक समाज की फॉल्ट लाइन पर। और ऐसे में जब लोग उग्र हो जाते हैं फिर आप क्या करेंगे और जिम्मेदारी किस पर आप टिकाएंगे? अपने आप पर, राजनीति में जो लोग हैं उनके ऊपर, या जो लोग इस सब बातों में आ करके कदम उठा रहे हैं उनके ऊपर? सबसे आसान काम हमेशा होता है सिनेमा को ब्लेम कर देना। हमारा हमेशा से यह मत रहा है कि किसी भी तरीके का सभ्य समाज में अगर कैंसल कल्चर शुरू हो जाए जिसमें आप फिल्में बैन करने लगें, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने लगें, ये कह करके कि ये भड़का सकता है, वो भड़का सकता है, तो ये गलत होगा। लोगों को सिनेमा के माध्यम से अपनी बात और अपना प्रोपेगेंडा करने का हक है, लेकिन यही हक बाकियों के पास भी है। और जमीन पर स्थिति ना बिगड़े इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से जो प्रशासन में लोग हैं उनकी है। तो फिल्म पर दोष मढ़ करके क्या देवेंद्र फडणवीस अपने आप को, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहा जाता है रिगलिंग आउट ऑफ अ क्राइसिस, क्या वो करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या बचने का प्रयास कर रहे हैं कि फिल्म पर मढ़ दो? क्या यह इतना आसान होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस से ही सवाल पूछे जाएंगे? क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछे जाएंगे कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।